आज हम लोग महान्यवादी महाधिवक्ता चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज की अच्छी खबर है, बिहार शिक्षक पात्रता में नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, हम लोग पॉलिटी को अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे हैं सीरीज बाय सीरीज। आप लोग भी इसको अच्छे से अच्छे रूप में देखने के प्रयास करेंगे और यह सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। जय हिंद दोस्तों। अच्छी खबर दिए लोगों चलिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महान्यवादी। अनुच्छेद यही क्वेश्चन आया था किस एग्जाम में? बिहार एक्साइज एग्जाम आया था। इसका कार्यकाल कितना होता है और इसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रसाद प्रयत्न पड़ता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? महान्यवादी राज्यपाल। महान्यवादी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? नहीं, राष्ट्रपति करता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नहीं सर, राष्ट्रपति संसद हो सकता है। राष्ट्रपति अपने मन से देखता है कि वो विधि के योग है ना। सॉरी राष्ट्रपति द्वारा विधि के योग है ना, भारत को चला सकता कर सकता है ना। बस चलिए, भारत के महान्यवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त? राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? कथन स्टेटमेंट 1, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। बिल्कुल, दोनों सही है। गलत कहा है, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। नहीं, सदस्य रहता ही नहीं। अगला स्टेटमेंट, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहेगा तो इसे हटा देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर्ता होगा। ठीक, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलती का है, महान्यवादी इतना परिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद से उसको कोई मतलब नहीं। राष्ट्रपति उसको करेगा, हटाएगा। तो इसमें संसद की क्या बात? अगला क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? भारत का महान्यवादी के संदर्भ में लोकसभा की कार्यकारी में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है। मतदान के टाइम बाहर हो जाता है। लोकसभा या संयुक्त बैठक में या राज्यसभा में 86 आर्टिकल 86 के तहत बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 88 नहीं होगा, 88 होगा। वही तो 86 थोड़ा होगा, इसमें 88 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? एकदम भारत के महान्यवादी को। भारत के महान्यवादी को। अगला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? महान्यवादी। निम्न में से किस बोली ना? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? महान्यवादी। 18। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति और महान्यवादी। उपराष्ट्रपति और महान्यवादी दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
सही वाला उसे वह संसद में मत देने का अधिकार है नहीं है, इसलिए सी गलत हो गया। डी ऐसे भी गलत। अगला क्वेश्चन चलिए। 20 सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। सलाहकार होता है। जो अटॉर्नी जनरल का सहायता करने के लिए होता है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है हो क्या एक न्यायिक सलाहकार। पढ़ी ना पढ़ी, करेंट 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 करेंट। अगला क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार का अभी वर्तमान में कौन है? पीके साई, प्रशांत किशोर साई, बिहार के महालेखा। राज्य में प्रथम विधि अधिकारी। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सोलिसिटर जनरल ऑफ तुषार मेहता है। भारत के भारत के राज्य वाला, हाँ, राज्य वाला ठीक है, राज्य वाला ठीक है। महाधिवक्ता। पीके साई। इनमें कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, दोनों गलत है ना? इसका अभी दसम पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 65 के 1। अगला, सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता मूल तथा अपीलीय होती है। अच्छा चलिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? 148 राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 148। इसका नियुक्ति चलिए 29। कैग कहाँ से लिया गया है? कैग का 1935 भारत शासन 1935 के तहत कैग को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद सृजन किया जाता है? संसदीय नहीं, संविधान द्वारा। संविधान द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद का सृजन किया जाता है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होगा मगर संविधान द्वारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। सही है। मतलब नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त सरकारी सेवा का राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कर सकते हैं। नहीं बन गए तो किसी सरकारी पद पर आप नहीं बन सकते हैं। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। नहीं, बल्कि उसे सर्वोच्च न्यायालय पर जो सुधारों से हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन सुधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। एक बात और जान लीजिए, देश के जो है चुनाव आयुक्त है, दोबारा पहले था दोबारा बन सकते थे, ये नया कानून पास किया है, ठीक है, इस बीच में उसमें दोबारा दिया है कि आप नहीं बन सकते हैं चुनाव आयुक्त। हाँ, नहीं बन सकते हैं। चलिए, और किसी पद पे है इन्हें दिया है, लेकिन दोबारा नहीं बन सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित भी है। उचित भी उचित भी है, ठीक है। कारण उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है।
सही है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। ये नहीं है। कौन कौन इसका पालन किया जाता है? भारत के संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये है। अगला, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये भी है। अगला, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। भारत सरकार का जो खर्च रहता है उस सब पे देखरेख करता है। और देखिए और क्या क्या है क्या के बारे में, वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों पर लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। मैंने जितना भी ये सब धन है ना सार्वजनिक सब यही करता है। राज्य का किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षण करता है और राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षण करता है। राष्ट्रपति भेजता लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के पटल अपना प्रतिवेदन किसको देता है? लोकसभा के पटल क्या लोकसभा के पटल पे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष तब राष्ट्रपति कैग को लोक लेखा समिति के कान, नाक, ठीक ना, गाइडर, ठीक ना, मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। चलिए आइए। किसको? महानियंत्रक परीक्षक को, ठीक ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों को लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हो। सही है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक उस संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार है। सही। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, लोक निधि के फलोत्पादक और असायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का महत्व क्या है? कैग की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन प्रयोजनों और कार्यक्रम पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श कर सकती है। कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है संसद को। बता रहे हैं आपको, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं आपको। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में लिखा है, लेकिन जो आप लोक लेखा समिति है ना, वो अपना पटल लोकसभा के यहाँ पे रखती है, ठीक ना। सबसे पहले लोक लेखा ये जो होगा ना, क्या अपना कोई भी प्रतिवेदन देगी कि डायरेक्ट किसी पार्टी को नहीं या कहीं नहीं देगा, ये राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति का अधिकारी होता है, ये संसद का अधिकारी नहीं होता है, राष्ट्रपति का अधिकारी। एकदम सही। राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को दे, चाहे राज्यसभा को दे, चाहे लोकसभा को दे, चाहे विपक्ष के नेता को दे। लोक लेखा समिति प्रतिवेदन लोकसभा को देता है। हाँ, देखिए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष दल के नेता होता है। तो विपक्ष दल के डायरेक्ट कैग नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति देगा उसको कि देखिए जो जांच के लाया है गलत है कि सही। अच्छा हाँ, ये क्या तो विपक्ष का होता है, विपक्ष का नेता होता है, यह थी जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसका डिस्कशन, संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद को होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के
लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है अभी? सही है, बोलिए। वेणुगोपाल। कह गया है ठीक ना, वो है महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। गिरीश चंद्र मुर्मू, सही बोले, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? 149 148 के तहत कर्तव्य का निर्वहन करेगा 149 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। हाँ, वही बोले, मार्गदर्शक निर्देशक सब होता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग मतलब लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? कौन सा ईस्वी? अधिनियम 1971 में वर्ष 1986 में सीमित रहा, 1976 में। अगला क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन अधिनियम महालेखा और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया है 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की वित्तीय लेखा का परीक्षण करता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? गाइड और मार्गदर्शक किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन, भारत के CAG कार्य करता है? लोक वित्त संरक्षण के रूप में। लोक वित्त संरक्षण के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत की कितने नंबर? हाँ, बने हैं 2022 दिसंबर 2022 में। एक तरफ है अधिकारी, एक तरफ संस्थान। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोकसभा समिति के। भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय का प्रोजेक्टर होता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा में बैठ सकता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक व्यावसायिक बैंकों का कार्य का निष्पादन। व्यावसायिक बैंकों के कार्य का निष्पादन। चलिए, वरीयता क्रम है अगला चैप्टर, इसको पहले पढ़ लीजिए या पढ़िएगा, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अरे वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम में संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है। सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयता क्रम इस प्रकार है: 1 नंबर पर राष्ट्रपति होंगे, दूसरा नंबर पर उपराष्ट्रपति होंगे, तीसरा नंबर पर प्रधानमंत्री होंगे, 4 नंबर पर अपने अपने राज्य के राज्यपाल होंगे अपने अपने राज्य में, 5 नंबर में भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, और 5 के क्रम में उप प्रधानमंत्री होंगे, 6 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, 7 में कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होंगे, राज्यों के अपने सभी राज्य के अपने अपने मुख्यमंत्री होंगे, और 7 के क्रम में आइए तो भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति होंगे, 8 में
कौन होंगे? भारत में जो स्थित है विदेश के असाधारण या पूर्णकारी राजदूत होंगे। राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त जो होता है वही, और उसके बाद जो है राज्य के राज्यपाल अपने राज्य से बाहर 8 में। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य से बाहर 8 में आ गया। अब देखिए 9 में कौन? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 9 के क में संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकों के क में। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 10 में देखिए क्या आता है? राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति नहीं, उपसभापति। लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, उपाध्यक्ष नहीं, सदस्य। राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री। और रक्षा मंत्रालय के लिए कोई अन्य मंत्री। 11 में भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ क्षेत्र में। 12 में जनरल अथवा उनके समान नहीं, जनरल बना CDS। तो अभी एक बार बिना बोल दीजिए आप सब, तो बोल दीजिए नंबर से लेके 12 नंबर तक बोल दीजिए। बोल दीजिए आप। एक में राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री, बोलिए। चौथा में राज्यपाल, राज्यपाल। 5 में हो गया भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। 5 के क में उप प्रधानमंत्री, है ना? 5 के क में उप प्रधानमंत्री। 6 में भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष क्या बोलते हैं, भारत लोकसभा के अध्यक्ष। मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, 7 में है केंद्र में कैबिनेट मंत्री, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, अपने राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के दल के नेता, और भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी इसमें है 7 में। उसके बाद आइए 7 के क में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, 7 के क में। और 8 में आइए भारत, मतलब भारत में जो विदेश के एम्बेसडर है, राजदूत है या उच्चायुक्त है, वो हो वो जाए 8 में हो जाए। 8। 9 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 9 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और 10 में राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। 10 में लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, ये सभी 10 में। 11 में आइए महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव और उपराज्यपाल। और 11 में 11 में नहीं है, 12 में CDS वगैरह। चलिए आइए क्वेश्चन में जो मिलेगा पढ़िए। समुद्र साहब पढ़िए। चलिए, लिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, कौन क्या आता है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले भारत, देखिए इसको कहता है सजाने के लिए कौन कैसे रैंक में आता है। ठीक है, तो पहले आ जाएगा कौन चीज़ में? भारत के मुख्य न्यायाधीश 6 नंबर पर आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य 7 में। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाइए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि 9 में आ गया। 9 के ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 के क में आ गया। 9 के क में मंत्रिमंडल के सचिव, जो कि 11 में। ठीक है, मंत्रिमंडल के सचिव 11 में। तो 4 3 2 1। ठीक है, आगे भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर से कौन सा स्थान है? ऊपर से कौन सा स्थान है? ई क्वेश्चन का ऑप्शन से होगा। ये देखिए, भारत के मेहनवादी नहीं होगा, चीफ लोकसभा का अध्यक्ष 6 नंबर पे है। भूतपूर्व राष्ट्रपति कितना पर आता है? 5 के क। भूतपूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री है 5 के। 5 के में भूतपूर्व राष्ट्रपति 5। तो 5 के बाद होता है 6। 5 में भूतपूर्व राष्ट्रपति या 5 के क में उप प्रधानमंत्री। 6ठा में सुनिए ना, तो ये कह रहा है मुख्य न्यायाधीश क्वेश्चन की कर रहा है, इसके बाद कौन आता है? वरीयता क्रम में सबसे ऊपर इसमें कौन है? भूतपूर्व 5 पर है। ठीक ना, भारत के महान्यायवादी है 11 में। अरे हाँ, 11 में भारत के महान्यायवादी 11 में। इसके चीफ ऑफ स्टाफ यानी जनरल में हो गया 12 में। लोकसभा के अध्यक्ष ये 6 में। इस ऑप्शन से पहले सबसे पहले मतलब 5 में कौन है? सजाने के लिए बोल। चलिए
आप देखिए भारतीय न्यायाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन से सबसे पहले कौन है? ऑप्शन सोच के बोलिए, उस डायरेक्ट मत बोलिए। उप प्रधानमंत्री 5 के क में, उप प्रधानमंत्री कब है? 5 के क में। उप प्रधानमंत्री कब है? 5 में है। लोकसभा अध्यक्ष है 6 में है। 6 में है। अपने अपने राज्यपाल 4 में है। कौन आपके ऊपर कौन हो गया? सबसे पहले राज्यपाल हो गया। चलिए राज्य के राज्यपाल 4 में है। अगला देखिए, भारत के वरीयता क्रम में लिखित में से कौन पहले आता है? फिर कहता है कौन पहले आता है? ऑप्शन का बात निम्नलिखित में इसमें से यूपीएससी का अध्यक्ष ये आ जाएगा आपको 10 में। 10 में, ठीक है। यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं 10 में नहीं, ठीक है। कौन में आएगा? यूपीएससी का अध्यक्ष 9 के कम में आएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष आयुक्त 9 के कौन में, 9 के कम में। महालेखा परीक्षक भी 9 के कौन में आएगा। 9 के कम में। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 6 में। तो वरीयता क्रम न्यायालय का कौन मुख्य पहले न्यायाधीश आता है? 6 में है। हाई कोर्ट के बात बोला, उच्च न्यायालय में तो राज्य के बात बोला। उच्च न्यायालय का रहा है कि 14 नंबर आ जाएगा? उच्चतम न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय है। चलिए हाँ, 14वां स्थान पाता है। तो चलिए इस प्रकार से ही बाहर हो गया, एक से अधिक होगा, ठीक है, सजा लीजिएगा। अगला देखिए, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव जो होता है सबसे ऊंचा पद होता है भारत सरकार का। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत के मंत्रिमंडल सेक्रेटरी यानी सचिव हो गया। पढ़ते जाइए। अब लोकसभा में आ जाइए। लोकसभा का गठन की बात किया जाए तो 79, राज्यसभा 80, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। चलिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। अब वोट डालने के लिए 18 वर्ष। मुखिया चुनाव लड़ने के लिए 21 साल। राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए 30 साल। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष। चलिए अब देखिए इसमें जो आएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकसभा के बोल रहा है, लोकसभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सही बात है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नहीं, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग क्या करता है? निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्य के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृत्ति उपलब्ध कराता है। सही हो गया। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र मतलब पत्र आप ऑप्शन से भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जाता है। चलिए हो गया। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। चलिए अगला देखिए, कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्य के मध्य आवंटन डैश जनगणना के आधार पर है। 1971 के लोकसभा वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1971 के अभी अब जो है ना 2026 तक 2026 के बाद जो पहला चुनाव जनगणना होगा ना 2001 के तहत होगा। हाँ चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031 तक। 26 के बाद पहला 31 में होगा 2031 तक, ठीक है। 84वें संविधान अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 550 अधिकतम बोल रहा है। 550 दो हट गया है, लोग हटा दिया, 550 होगा।
निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा का सीट 7वां में कौन सा कर दिया गया? 31वां में 525 कर दिया गया था। ठीक है, जानते हैं सर क्या 7वां संविधान संशोधन क्या बोलते हैं? राज्य क्या करते हैं? खजल आली आयोग द्वारा राज्य पुनर्गठन लाया गया है, ठीक ना, 1956 में। तो उसके तहत यदि करेगा तो राज्य मतलब राज्य का बंटवारा होगा, राज्य में बंटवारा होगा ना, होगा ना बंटवारा। जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना कटा, कुछ हिस्सा दिया ना आंध्र प्रदेश ले तेलंगाना, 7वां हो गया। अब 31वां संविधान संशोधन कहता है इसके तरह राज्य क्षेत्र से होता है, ठीक ना, अधिकतम कितना होगा? 552 है, 550 हो गया अभी। कौन 7वां और 31वां? संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? 31वां संविधान 525 से बढ़ाकर 545 कर दी 31वां संविधान संशोधन। अगर देखिए लोकसभा में पूछेगा ना कौन से भाग में, जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब कोई राज्य मतलब बढ़ता है तो किस भाग में प्रभाव करता है? 2-3 पहला एक में संघ भाग में पूछेगा, फिर 4 में होगा, 4 में राज्यसभा सीट का बंटवारा 1 और 4 में होगा। चलिए अब देखिए लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितना है? 550। 2 हट गया एंग्लो इंडियन, 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543 है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधि हो सकता है कितना? 20 गो, ठीक है, 20 गो। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से के थे? 530 के थे। 5 गो 30 अब उधर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश वाला। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित है? 20 सीट आरक्षित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 330 के 330। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कहाँ नहीं है? केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें नहीं है। मतलब बराबर भागों में नहीं है। कर्नाटक केरल में बराबर है, तमिलनाडु कर्नाटक में बराबर है, केरल तमिलनाडु बराबर नहीं है। बराबर फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। ये तो नहीं बोल रहा है इसमें। सही, केरल तमिलनाडु से वहाँ आरक्षित सीट नहीं है। आरक्षित सीट नहीं है। एसटी के लिए ना वहाँ सीट आरक्षित नहीं है, ये कह रहा है। तमिलनाडु ऑप्शन देखिए, कर्नाटक भी है, केरल भी है, डी में देखिए केरल तमिलनाडु, सी में देखिए तमिलनाडु कर्नाटक नहीं है बराबर निम्नलिखित से लोकसभा नहीं है, उसका बात नहीं आरक्षित नहीं है। ठीक है, सुनिए इसका ही पढ़ रहे हैं। अरे वो बराबर भाग से होता है ना, जिसे क्या बोलते हैं? हाँ हाँ समझ रहे, 10 तो 10 पश्चिम बंगाल का भी 16 है, यहाँ का भी 16 है ना राज्यसभा में सीट। बराबर भाग। तो वही हम बोले दोनों बराबर भाग में नहीं, बात कर रहे हैं। क्वेश्चन लेकिन स्पष्ट दूसरा एक्सप्लेनेशन पढ़िए। अच्छा पढ़ लेते हैं। प्रश्नावधि में अंकित है राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। यानी अरुणाचल प्रदेश में नहीं थे, बिहार में नहीं थे, पूरा खाली पढ़िए, सीधा राज्य पढ़िए ना। बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राज्य दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2008 के परिसमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2 सीटों के लिए किए गए, जबकि शेष संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्व स्थिति है। इस प्रकार वर्तमान में विकल्प 1 सही उत्तर है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों की लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र में स्थान आरक्षित नहीं है। यानी सिर्फ यहीं तक है आरक्षित। हाँ, देखिए किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ए एवं बी, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश एक हो गया, जम्मू कश्मीर।
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी हो सकता है? 84, 47 47 को ST। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में आगा कह रहा है 24 नंबर। हाँ 24 नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ST का सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। ST मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा ऐसे अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों में के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। लोकसभा में ये अगला देखिए, थोड़ा हो गया, राष्ट्रपति 29 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। यानी अनुच्छेद 85 के क्लॉज 2 के खम के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कुछ बोलते हैं मंत्रिपरिषद। क्या देखिए यहाँ प्रधानमंत्री इसलिए दिया ना, प्रधानमंत्री वही ना, देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद न होने के कारण प्रधानमंत्री है क्योंकि उसका जो होता है अध्यक्ष वही राष्ट्रपति के होता द्वारा है। प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की सलाह परिषद ही होगा, वो चलिए चलिए आगे देखिए, कराए कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का शस्त्र आह्वान कर सकता है, सही बात है। अगला देखिए क्वेश्चन करा, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्र का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। नहीं, देखिए क्वेश्चन सही कर रहा है, सुनिए पहले। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है। 3 सत्र सही होता है, बीपीएससी पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले बार, सब विद्यार्थी फंस गया था। लेकिन ये जो है अगला फिर की करा, किंतु सभी तीनों सत्र का चलाना जाना अनिवार्य नहीं है, चलाना जाना अनिवार्य है। यहाँ गलती है। पिछले बार बीपीएससी पूछा था ये क्वेश्चन, 3 बार होगा। मान एक होता मानसून, 3 होता है, मैक्सिमम 3 होता है। पिछले बार बीपीएससी में पूछा था, बहुत लड़का गलती कर दिया था। अगला देखिए की करा है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। सही है। एक वर्ष में दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित तो नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक। अधिकतम 6 माह, लेकिन न्यूनतम अधिकतम 6 माह में कम से कम एक बार संसद का बैठक होगा, ठीक है। इस आधार पर 2 का लेकिन हो सकता है 3 भी। तो इतना पर बता दीजिए कि पंचायतों में कितनी बार होता है? पंचायत में साल में 4 महीना होता है, 4 बार होता है। अच्छा 3 महीना कर दिया आप, 4 को होगा। चलिए आगे देखिए, लोकसभा की बैठक समाप्ति की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। हाँ, तो लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावहन 85 के क्लॉज 2 के अनुसार जो है, और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। कहता है लिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के घोषणा के दौरान एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? कम से कम मिनिमम 2 बार। 2 बार। तो सुनिए एक बार की लिख, अनुच्छेद 85 के क्लॉज 1 के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम दो बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। अगला देखिए, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? गणपूर्ति कितनी है? सदन के कुल सदस्यों की कुल सदस्य का 10वां भाग। अगला, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होनी चाहिए? सदस्य संख्या का 10। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश 80। भारत में किस राज्य का राज्यसभा में प्रतिनिधि सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश 31 और 80। लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। ठीक है। जहां अगला देखिए एक बार, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं,
और पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29। तो याद हो गया ना? तो बोलिए बिना देखे हुए, तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु में हो गया 39, मध्य प्रदेश में कितना है? 29, बिहार में 40, चलिए दोस्तों याद है सबको। पश्चिम बंगाल में ठीक है 42। पश्चिम बंगाल में 42। 42, 3 उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन कौन करता है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन करता उत्तर है। प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 49 होता है, 48 है। पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, आंध्र प्रदेश में 11 होगा। चलिए किस प्रकार से हम छाट लेंगे। हाँ चलिए, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो 25 को है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कितना बोले? आंध्र प्रदेश में लोकसभा का अरे 25 हुआ है। 25 को है। हाँ, हाँ। आंध्र प्रदेश में 25 को होना ही चाहिए। हाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। चलिए, लोकसभा में राजस्थान हेतु 25 सीट निर्धारित है। 4 को अनुसूचित जातियाँ और 3 को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, आगे देखिए कि कह रहा है क्वेश्चन में, यह सब डाटा है। रुकिए ना, देख लेते हैं एक बार। गुजरात में कितना सीटें है लोकसभा का? 26। मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, असम में 14। ठीक है, असम में 14, झारखंड में 14, छत्तीसगढ़ में 11, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर पाइए। लिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? पंजाब को आपको कितना पड़ता है? पंजाब को 13, असम को हो गया 14, तो इन्हें हुआ। गुजरात को 26, राजस्थान को 25, तो नहीं हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश को 29, तमिलनाडु को 39, नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश को हो गया कितना? 25, और पश्चिम बंगाल को 42, इसमें से कोई नहीं हो गया। ठीक है, तो देखिए पंजाब को कितना हो गया? सीट 13, असम का 14, गुजरात को 26, राजस्थान को 25, मध्य प्रदेश को 29, तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39, आंध्र प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 42, छत्तीसगढ़ में 11, महाराष्ट्र में 48। अच्छा, ये जो आंध्र प्रदेश से बंटवारा के बाद है 25? ना ये 25 वर्तमान में है। 17 तो आप बता दीजिए एक बार। 15 हाँ, एक बार बता दीजिए आप, छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट कितना है? 11। चलिए आप बता दीजिए कि आंध्र प्रदेश में कितना है? 25। आप शरीर जी बता दीजिए असम में कितना है? असम में 14। चलिए सोनू जी बता दीजिए पंजाब में कितना है? बता दीजिए कि राजस्थान में कितना है? राजस्थान 25। देखिए चोर जैसे देखते हैं। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन बचत कीजिए। राजस्थान में सेम है। 25। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्न युगों में से कौन सा युग सही नहीं है? आप कोई नहीं है। देखिए सबको पढ़ना है, याद ऐसे करते करते याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कितना है? 25, असम में कितना है? 14, पंजाब में कितना है? 13, पंजाब में 13। उस टाइम के रिलेटिव 97 में क्वेश्चन पूछा है ना, उस हिसाब से है। हाँ वो सब सही है। अब पश्चिम बंगाल में 42। चलिए 47 में क्वेश्चन पाइए। आंध्र प्रदेश में कितना है? 25, तमिलनाडु में 39, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11, पश्चिम बंगाल में 42। चलिए दोस्तों, छोड़ना नहीं है, सब रिपीट में याद हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? एक सीट है। देखिए चंडीगढ़ में 1, सिक्किम में 1, मिजोरम में 1 है। ठीक है, देखिए चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी में लोकसभा की मात्र एक सीट है। त्रिपुरा हो गया, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। याद रख लीजिएगा, ये फंसाता है क्वेश्चन। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों को आपस में विलय कर दिया गया है। सही से बोलिए। उड़ीसा में क्या है? 2020, 26 जनवरी 2020 को क्या? दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया। 26 जनवरी 2020। चलिए 26 जनवरी 2020 और 26 जनवरी। चलिए, लिखित में से किस राज्य से जम्मू कश्मीर और 31 अक्टूबर को 2019 हुई। निम्नलिखित में से किस राज्य में से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा में कितना? 2 गो। नागालैंड में क्या गो? 2 गो। नहीं, एक गो। मिजोरम में कितना? 1 गो। सिक्किम में कितना? 1 गो। चलिए, त्रिपुरा में 2, नागालैंड में 1,
मिजोरम में 2, मणिपुर में बोलेगा तो 2 गो। देखिए त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, जब मिजोरम में मेघालय, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 2 गो, तो इसीलिए याद हो जाएगा। अगला 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? लद्दाख हो जाएगा। देखिए अगर वोट के अनुसार से कहेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से निर्वाचन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के अनुसार से लद्दाख हो जाएगा। ठीक है सही है। लद्दाख है, सबसे छोटा है, चांदनी चौक दिल्ली वाला। तो क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र में क्या है? लद्दाख सबसे बड़ा है, तब बाड़मेर हो गया, तब कच्छ हो गया, तब अरुणाचल प्रदेश हो गया, तब उसके बाद अरुणाचल प्रदेश पश्चिमी हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है, जो कि 10.59 किलोमीटर है। लद्दाख के टूटने के बाद 2008 का क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए दोस्तों, वही तो हम कह रहे, अभी गड़बड़ होना चाहिए। अभी तो जम्मू कश्मीर लद्दाख टूट गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लगता है गड़बड़ होना चाहिए। देखिए 54 नंबर, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे अपने प्राप्त वोट नहीं आता है तो 1/6 भाग। यानी लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का यानी वैलिड मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर दी जाएगी, अर्थात वो अपनी जमानत खो देगा। यानी वैलिड वोट का 1/6 प्राप्त करना जरूरी है, नहीं तो कहता है जमानत जब्त कर लिया आपको। आप क्या बोलेंगे? चुनाव में आपको इतना बुरा तरीका से हराए हैं। चलिए, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ। 489, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है, सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, 15 मई 1952 को जीवी मलयंकर को लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? पाँचवीं लोकसभा का कार्यकाल, 5वें को बता दीजिए 6, ठीक है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, यानी कि 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक चला था। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? 1991 ईस्वी में 9वीं लोकसभा भंग कर दी गई थी। 1991 ये इसमें उदारीकरण आया गया था। ठीक है, 9वीं लोकसभा गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ। 2 दिसंबर 1989 को हुआ और यह 13 मार्च 1991 को भंग कर दिया गया। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए कब? फरवरी 1998 में। ठीक है, अगला देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला देखिए, ठीक है, करा कि लोकसभा बहुमत दल के नेता। अनुच्छेद 75 का क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद का नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सही है करा। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। गलत राइट है, गलत है। 1 वोट से भी जीत जाता है। हाँ, 1 वोट से भी जीत जाता है लोग। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के आधार पर अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मन होगा जा सकता है, तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, गलत हो गया तुमको। देखिए कह रहा है, भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश और केंद्रशासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए, चलिए हटाइए 61 नंबर, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष कौन होता है? चयनित किया जाता है। इसका पढ़ लें आर्टिकल कुछ नहीं, 93 का था भारत का एक लोकसभा स्पीकर होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 93 से संबंधित लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होगा।
ठीक है। जब जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब तक लोकसभा की किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, देखिए अगला देखिए। कराए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ठीक है। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? स्पीकर नहीं लेता, वो संसद के सदस्य के रूप में ही लेता है, संसद के सदस्य के रूप में ही लेता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पद उपाध्यक्ष को देता है। चलिए देखिए, संविधान के अनुच्छेद 94 के क्लॉज ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपने पद का त्याग करता है। कौन? आर्टिकल 94 का ख। चलिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पद संबोधित करता है किस आर्टिकल के तहत? 94। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, इसकी सूचना देखिए 14 दिन पूर्व अनुच्छेद 94 का ख हो गया था वो वाला बात। हाँ, वो वाला क्या वो वाला कौन सी? लोकसभा को याद कैसे देंगे? पत्र देगा 94 के क्लाउज ख के खो के तहत नियुक्ति करेगा 93 के तहत। हाँ 93 के तहत। और 94 का क्लोज गो के अनुसार की करता सुन लीजिए, लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाए सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना न दे सकता है। ठीक है, कहाँ पर? 68 लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है लोकसभा इस आशय में प्रस्ताव पारित कर दे। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। लोकसभा भंग होता है, स्पीकर भी साथ भंग होता है। नहीं, स्पीकर नहीं होता। नहीं, लोकसभा का आने के बाद, चुनाने के बाद। सही बात। चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से ही। ठीक है, स्पीकर के पद के विषय में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यदि वे त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, संबोधित करके आर्टिकल 94 का क्लॉज ख के अनुसार। ठीक है, देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में लिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, कौन सा कथन सही है? यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पद उपाध्यक्ष को संबोधित करना देगा, किस आर्टिकल के तहत? 94। चलिए, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों का शपथ दिलाना। देखिए, अपने लोकसभा के मेंबर को सभी को मतलब शपथ दिला दीजिए, खत्म हो जाइए अपना। एक बात, प्रोटेम स्पीकर को कैसे नियुक्त किया जाता है? हम बता रहे हैं तुझे वरिष्ठ पहले। निर्मित जो होता है ना, नवनिर्मित वरिष्ठम जो उसमें देखा जाता है जितना माजी बना था बिहार हमको में। एसटीटी के एग्जाम में खड़े पूछ दिया था। चलिए, हम उसका चलिए नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव से पूर्व सदन के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, देखिए, ये पंडित जी काम करता है। ठीक है, ये देखिए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से कोई एक को। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने पर टाई की स्थिति में। ठीक है, वोट दे के संविधान का किस अनुच्छेद में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेंगे? अनुच्छेद 6। यानी संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा? यानी लोकसभा में मत बराबर हो जाए, टाई हो जाए, 100 होगा ना, 50-50 100 अपना वोट देगा। हाँ। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। सही बात है। चलिए दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में कौन है? ठीक है, ओम बिरला।
तो देखिए 17वीं नंबर पर। हम पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मानकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने। अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए तत्कालीन उपाध्यक्ष एम आनंद अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष 8 मार्च 1956 तक बने रहे। ठीक है। अगला, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? जीवी मालनकर। देखिए 15 दिसंबर 1954 को आचार्य JB कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला, 56 उनका मृत्यु हो गया था तब हाँ उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अगला देखिए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ठीक है, राम की बेटी है। ठीक है, जो कि 15वीं लोकसभा की कितना नंबर की थी? तो 15वीं लोकसभा की थी मीरा कुमार। ठीक है, जो कि 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। ठीक है, वर्तमान में 17 नंबर का ओम बिरला अध्यक्ष है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? चलिए, वर्तमान में ओम बिरला उपाध्यक्ष कोई नहीं है। लोकसभा है नहीं, उपाध्यक्ष ना अभी नहीं है, खाली है सीट। अभी नहीं है। चलिए आगे देखते क्या कौन समय दिया? 81 नंबर क्वेश्चन, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी कर सकते हैं। हाँ, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष अगर लोकसभा के स्पीकर के रूप में अपना जो मतलब कि अध्यक्षता अगर करेंगे तो अगर उस समय अगर मतदान बराबरी हो जाएगा तो उसका मत का एक वोट का अधिकार है उसको भी। ठीक है, टूटी फूटी भाषा है। 100 बोलता है। 100 आर्टिकल 100 में मत बराबरी के समय में दिया जाएगा। वही 50-50 होगा तो मत देगा। हाँ, लिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? जनजातीय पी.ए. संगमा थे। लिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो P.A. संगमा थे। P.A. संगमा 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे। वर्ष 1996 में वह लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी बन गए थे। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। हाँ, लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। चलिए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देख रेख में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, 17वीं वाला पढ़िए। बोलिए, आर्टिकल 85 में क्या कहता है? संयुक्त अधिवेशन। हाँ 85 में आइए नीचे ठीक है। वाला डिस्कशन पढ़िए पुराना 15 देखिए क्या होता है। मई अगला 2019 में। चलिए, मई 2019 में निर्वाचित, आप लोग ग्रहण कीजिएगा, मई 2019 में निर्वाचित 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी लगभग 14% रही। 14% रही है। वर्तमान में 21 फरवरी 2022 की स्थिति अनुसार लोकसभा में कुल 81 महिला सदस्य है। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से 7, भारतीय जनता पार्टी से 42 है, बाप रे बाप, तृणमूल कांग्रेस से 9 महिला सदस्य है। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से प्रत्येक से 11, उत्तर प्रदेश से 11 गो, पश्चिम बंगाल से 11 गो। हाँ, राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित है। चलिए, 17वीं लोकसभा में कुल महिलाओं की भागीदारी कितनी % रही? तो 14%। टोटल कितना महिलाएं हैं? 81 महिला। चलिए, तो विचार कीजिएगा कौन सा कथन सही है। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। स्वतंत्र नहीं नहीं था। चलिए, गलत हो गया, CPI था। हाँ, अगला देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। हाँ, दिया गया था। राम सुभग सिंह प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। नहीं, 10%। टोटल का 1/10, यानी कि कम से कम 55 सदस्य। चलिए दोस्तों, आज का पॉलिटी का क्लास समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर डिस्कशन करते, चलो बढ़िया है।
प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीट प्राप्त की और जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 को सीट प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में INC के राम सुभग सिंह को चुना गया था और लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होने आवश्यक है। कितना सुंदर क्वेश्चन था। क्वेश्चन बताइए, RJD की स्थापना कब हुआ था?